हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट चैनल एंड वाईफाई स्टडी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट चैनल पर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अभिनंदन आप सभी का। आभार मेरे मित्रों जो आप अन अकेडमी के यूजीसी नेट चैनल पर जुड़कर हमसे पढ़ रहे हैं। क्लास को शेयर जरूर कर देना क्योंकि सभी बच्चों को पता लग जाए। पिछली क्लास में पढ़ने भारत का सामान्य परिचय, भारत का भौतिक प्रदेश और भारत की नदियां हम पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे नदियों से संबंधित विवाद और सिंचाई परियोजना, उनकी अपन चर्चा करेंगे। अनअकैडमी पे मेरे दोस्तों कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करें, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर अनअकैडमी पे मुझे राजेंद्र शर्मा के नाम से फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर लेना। मेरी प्रोफाइल राजेंद्र शर्मा के नाम से है, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा। ये नया बैच न्यू फाउंडेशन बैच है जो पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट के लिए है, जो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है मेरे दोस्तों। रेफरल कोड आपको यूज करना है राजेंद्र 10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के लिए आप अपना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे दोस्तों। आइकॉनिक और प्लस दो कोर्स हैं, जिसमें से आइकॉनिक में आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं, जैसे पर्सनल गाइडलाइन होती है, गाइडेंस होता है, टेस्ट का एनालिसिस होता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर। वहीं आपको प्लस में मिलती है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट और कोर्स का शेड्यूल है पूरा, अनलिमिटेड एसेस है। कोर्स परचेज करने के लिए जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाओगे और सेलेक्ट गोल में एनटीए यूजीसी नेट एंड स्टेट एग्जाम डालोगे तो यहाँ पे आपको खुल के आएगा जैसे आइकॉनिक। तो आपने आइकॉनिक पे क्लिक किया, आइकॉनिक के ये बेनिफिट्स आपको नजर आएंगे, सारे बेनिफिट्स आइकॉनिक के हैं ये। और मंथ सेलेक्ट कर लो, रेफरल कोड यूज करना है राजेंद्र 10, अप्लाई कर दो, फीस में 10% का डिस्काउंट है। सेम वैसे ही जैसे आपने प्लस पे क्लिक किया, प्लस के बेनिफिट्स भी ये आपके सामने दिख जाएंगे। यहाँ पे पर्सनल कोच और डाउट सेशन नहीं है। रेफरल कोड आपको राजेंद्र 10 यूज करना है तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बेनिफिट्स देखो, लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कोर्स है, कोर्स का शेड्यूल है, पर्सनल कोच है, स्टडी प्लानर है, वीकली रिव्यू है, बूस्टर सेशन है, डाउट सेशन है, इंटरव्यू की तैयारी है, स्टडी मटेरियल है। ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ये बेनिफिट्स मिलेंगे आपको प्लस में। सारे बेनिफिट्स चाहिए तो ये मिलेंगे आपको आइकॉनिक में, तो आप जुड़ के पढ़ सकते हैं। और प्लस क्लास और स्पेशल क्लास के फीचर्स देखो, लाइव क्लास मिलती है, पोल का सिस्टम होता है, राइज हैंड का ऑप्शन है, क्लास मिस नहीं होती है, लेक्चर के नोट्स मिलते हैं, कहीं भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है मेरे दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसमें हम पढ़ चुके हैं नदियां। अब नदी जल विवाद, नदी जल विवाद का बहुत सारे कारण होते हैं, आप जानते हैं भाई। जैसे कोई भी नदी आ रही है तो पानी को लेकर विवाद हो सकता है, पानी के बहाव को लेकर विवाद हो सकता है, जल के बंटवारे को लेकर विवाद हो सकता है, और यदि नदी में मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न करे तो विवाद हो सकता है। तो बहुत सारे विवाद के कारण हैं, उन विवाद के कारणों को देखने का अपन प्रयास करेंगे और नदियों के विवाद का सिलटारा कौन करता है उनको भी देखेंगे। तो आर्टिकल अनुच्छेद 362 के अनुसार अंतरराज्यीय नदी जल विवादों का निपटारा संसद द्वारा किया जाता है। ध्यान से समझना, आर्टिकल 262 यानी कि 262 के अनुसार अंतरराज्य नदी जल विवादों का निपटारा संसद के द्वारा किया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों के नदी जल विवाद निम्नलिखित हैं। यानी कि अनुच्छेद 262 के अनुसार नदी जल विवादों का निपटारा कौन करती है? संसद। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 262 के अनुसार जो विवाद हैं नदियों से संबंधित, उनका निपटारा कौन करती है? संसद करती है। अब कौन कौन सी नदियों को लेकर विवाद है? जैसे सतलज नदी जल विवाद, सतलज नदी के जल को एक नहर के द्वारा यमुना नदी तक पहुंचाने का प्रस्ताव है। इससे हरियाणा को सतलज का जल मिल सकेगा
1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश दिए हैं। इराडी आयोग का गठन इसी उद्देश्य से किया गया, परंतु अब तक यह मामला विवादित है। ये जो मसला है इसका, ये विवादित है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, अपन अंतरराष्ट्रीय जल विवाद नहीं पढ़ रहे हैं, अंतरराज्य जल विवाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे राज्यों में जो विवाद है उनको। तो सतलज नदी के जल को एक नहर के द्वारा यमुना नदी तक पहुंचाने का प्रस्ताव था और हरियाणा को उद्देश्य था पानी मिलना सतलज नदी का। ठीक है, 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए। इराडी आयोग जो बना था वो इसी जल बंटवारे को लेकर बना था, लेकिन अभी तक ये मसला विवादित है। यमुना नदी जल विवाद। यमुना नदी के जल को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मध्य क्या है, विवाद है। तो यमुना नदी के जल के बंटवारों को लेकर उत्तर प्रदेश, यूपी, हरियाणा और आपके दिल्ली के मध्य विवाद है मेरे दोस्तों। अब ये सतलज नदी है, सतलज यमुना लिंक नहर, किस किस को हरियाणा को पानी कैसे जाएगा, कैसे इसको जोड़ा जाएगा, तो ये अपन को देखना है। तो सतलज नदी है, तो सतलज यमुना लिंक, यहाँ से देखो ये आ रही है, बांकड़ा बांध है, ये नागन बांध है, सतलज नदी पर बांकड़ा डैम है, नांगल डैम है। यहाँ से एक लिंक चैनल बनाना था, यहाँ से ये लिंक है जो सतलज यमुना लिंक के नाम से जाना जाता है। देखो ये, और ये चंडीगढ़, जिसमें आपको पता ही है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त ये राजधानी है। पंजाब में नहर का 121 किलोमीटर का हिस्सा 10% अधूरा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको जोड़कर हरियाणा, करनाल आगे तक पानी, तो हरियाणा के हिस्से में नहर का 91 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। ये देखना है आपको मेरे मित्रों। तो इस प्रकार से ये रोपड़ हेड पकर्ष है, यहाँ पे कार्य प्रगति पर है। तो 91 किलोमीटर का हिस्सा इसका पूरा हो चुका है, आगे का हिस्सा भी ये यहाँ देखो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। ये सतलज का पानी यमुना में डालना, जो मैंने अंडरलाइन किया है, जो अलग से दिख रहा है आपको। गोदावरी जल विवाद। गोदावरी नदी के जल के संदर्भ में महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में विवाद है। यह आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई कौन सी नदी किससे विवादित है, तो गोदावरी नदी जल के संदर्भ में महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में विवाद है। 1969 में इसके लिए बछावर आयोग का गठन किया गया था। अब ये पूछ ले बछावर आयोग का संबंध किससे है, तो गोदावरी नदी जल विवाद से है। कृष्णा नदी जल विवाद। कृष्णा नदी के जल को लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद है। 1969 में इसके लिए भी बछावर आयोग का गठन किया गया था, बछावर आयोग का गठन हुआ है। 1964 में कर्नाटक के में कृष्णा जो नदी है उस पर अलबट्टी बांध का निर्माण किया गया, जिसे लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहा जाता है। तो ये भी पूछ ले कि अलबट्टी बांध किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर। अलबट्टी बांध का नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री बांध। ये आपको याद रखना है, जो फैक्चुअल चीजें हैं इनको आपको ध्यान रखना है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये पूरा जो रेड लाइन का है, ये डैम है। रेड लाइन वाले ये डैम बने हुए बांध है, ये डैम है, ये डैम है। मानचित्र में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। बांधों का नाम भी आपको दिख रहा होगा, जुरला डैम है, दिख रहा होगा आपको, नागार्जुन सागर डैम है, और पुली चिंताला प्रोजेक्ट परियोजना है, और श्री सलाम डैम है, श्री सलेम डैम। तो ये आपको बांध दिख रहे होंगे, और ये बहाव क्षेत्र है इस नदी का। तो बांधों के नाम भी हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आराम से आप मानचित्र में इसको देख सकते हैं। कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी जल विवाद सबसे पुराना जल विवाद है, सबसे पुराना जल विवाद है कावेरी नदी जल विवाद, और यह अंग्रेजों के काल से ही विवादित रहा है, और अंग्रेजों से काल से इसका अस्तित्व है। तो कावेरी नदी जल विवाद सबसे पुराना जल विवाद है, जो अंग्रेजों के काल से ही अस्तित्व में है। 1914 में इसके लिए ग्रिफिन कमीशन का गठन किया गया था। ये कमीशन याद रखना, ग्रिफिन कमीशन का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक यहाँ पे ट्रिब्यूनल बनाया गया था, जो इसके विवाद का सिलटाड़ा करेगा। इसके ट्रिब्यूनल का मतलब होता है प्राधिकरण।
प्राधिकरण। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है प्राधिकरण, जो इसका सिलटाड़ा करेगा। इस ट्रिब्यूनल ने 4 राज्यों के मध्य जल के बंटवारे का सुझाव दिया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। इनके बीच में जल का बंटवारा होना चाहिए कावेरी नदी। और ये असली विवाद जो है ये जल के बंटवारे को लेकर ही होता है। कोई भी नदी है, जल बंटवारे को लेकर आज हर जगह पानी की किल्लत हो रही है, पानी की समस्या है, तो हर जगह ही आपको ये देखने को मिलेगा। तो ट्रिब्यूनल ने 4 राज्यों के मध्य जल के बंटवारे को सुझाव दिया, जिसमें से 4 राज्य कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है और पुदुचेरी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब भारत का पड़ोसी देशों के मध्य जल विवाद। पड़ोसी देशों के मध्य जल विवाद की बात करें तो किस किस के साथ में क्या क्या जल विवाद हमारा है। भारत पाकिस्तान के बीच में बात करें तो भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल को लेकर विवाद है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ। इसके तहत सिंधु, झेलम और चिनाब के जल पर पाकिस्तान को विशेषाधिकार दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तान इन तीनों नदियों के जल का 80% उपयोग करेगा, जबकि 20% जल का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। यानी कि भारत और पाकिस्तान, आपको पता है सिंधु जो नदी है ये कैलाश मानसरोवर से निकलती है, भारत से बहती है और इसका बहाव क्षेत्र पाकिस्तान में है। तो 3 नदियां सिंधु है, झेलम है और चिनाब है। इन तीनों नदियों के जल पर पाकिस्तान को विशेषाधिकार दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तान इन 3 नदियों के जल का 80% उपयोग करेगा, जबकि 20% जल का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। वहीं रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी के जल पर भारत को वरीयता दी गई, जिसके तहत भारत इन 3 नदियों के जल का 80% उपयोग करेगा, जबकि पाकिस्तान 20% करेगा। यानी कि बराबर रखा है। उन 3 नदियों का 80% पाकिस्तान कर रहा है तो 20% भारत कर रहा है। इन 3 नदियों का 80% भारत कर रहा है तो 20% पाकिस्तान कर रहा है। फिर भी पाकिस्तान को आपत्ति है, जैसे झेलम नदी पर बन रहे किशनगंज और तुलबुल परियोजना, चेनाब नदी पर दुलस्ती और सलाल बांध, ये इनको लेकर पाकिस्तान हमेशा विवाद करता रहता है। विश्व बैंक ने रेमंड की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया, जिसने भारत के पक्ष में निर्णय दिया और यह निर्णय हो गया था 2010 में। तो याद रखना है, ये वर्ल्ड बैंक ने रेमंड आयोग का गठन किया था और उसी की अध्यक्षता में ये इसके भारत के पक्ष में फैसला दिया गया था कि जो 1960 का जो नदी जल बंटवारा था वो बरकरार रखा जाए, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार ही नहीं है। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में कितनी परियोजना है? 67 परियोजना है। जानने क्या है सिंधु जल समझौता, पूरा डिटेल। 19 सितंबर 1960 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 6 नदियों पर हुआ सिंधु जल समझौता, जो मैंने बताया। 80% पानी पाकिस्तान को जाता है और 20% पानी भारत को आता है। वहीं 3 पूर्वी नदियां व्यास, रावी और सतलज का पानी भारत को 80%, 3 पश्चिम की नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम का पानी पाक को आवंटित है। 36 लाख एकड़ फीट पानी पश्चिमी नदियों को से ले सकता है भारत। तो समझे थे टूटने के खतरे। तो अंतरराष्ट्रीय निंदा, बाढ़ की आशंका, दूसरे देशों से जल समझौते में दिक्कत, ये रीजन है इसके टूटने के। और ये सिंधु नदी जो अपन ने सुबह भी देखा था, व्यास नदी सिंधु का पूरा पंच नदों के साथ में पूरा व्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, तो सारी नदियां हैं। भारत बांग्लादेश के बात में बात करें अपन तो भारत बांग्लादेश के पास 54 साझा नदियां हैं। गंगा, तिस्ता, बराक नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों में विवाद है। अब ये भी पूछा जा सकता है भारत बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी नदियों को लेकर जल बंटवारे को लेकर विवाद है। गंगा नदी है, तिस्ता नदी है, बराक नदी है। इन नदियों के जल को लेकर विवाद है। कोलकाता बंदरगाह की जलापूर्ति के लिए भारत ने मुर्शिदाबाद में फरक्का बैराज स्थापित किया है, जिस पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। 1997 में गंगा जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ था। भारत पश्चिमी बंगाल में तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है, जिस पर बांग्लादेश को आपत्ति है। मणिपुर में बराक नदी पर तिपाई मुख्य परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, इस पर भी बांग्लादेश को आपत्ति है। भाई आपत्ति का कारण जो होता है वो है जल के बहाव को नियंत्रित करना या जल के बहाव को रोकना।
ये आपत्ति का प्रमुख कारण है मेरे दोस्तों। और इसीलिए दूसरा देश, चाहे भारत हो चाहे कोई सा भी देश हो, वो आपत्ति दर्ज कराता है। तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा, ये जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, देखो ब्रह्मपुत्र नदी है ये पूरी। अब इसकी सहायक नदियां जैसे दिहांग है, दिबांग है, लोहित है, सुबनसरी है, कामेंग है, धनसरी है, ठीक है, और मानस है, संकोश है, रेडका है, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। फिर इसमें आकर मिलती है यहाँ से तीस्ता नदी और गंगा नदी, ये हुगली, पद्मा, जमुना, सूरमा। अब देखो गारो खासी जयंती की पहाड़ियां हैं, ये आपको दिख रही होंगी, और ये बराक नदी है जो इस प्रकार से आकर इसमें मिल रही है। ये सिंधु का ब्रह्मपुत्र का अपवा तंत्र है पूरा का पूरा, ये ब्रह्मपुत्र नदी का अपवा तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी का अपवा तंत्र है। भारत नेपाल के बीच में क्या विवादित है? भारत और नेपाल के मध्य महाकाली, गंडक और कोसी नदियों को लेकर विवाद है। महाकाली उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है। इस पर शारदा, पंचेश्वर और टनकपुर बांध निर्मित किए गए हैं। तो भारत चीन के बीच में क्या विवाद है? तो ये सारे आपको याद रखना है, नदियों के नाम पूछता है। भारत और नेपाल के मध्य महाकाली, गंडक, कोसी और नदियों को लेकर जल विवाद है। महाकाली उत्तराखंड और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। इस पर शारदा, पंचेश्वर और टनकपुर बांध निर्मित किए गए। भारत चीन ब्रह्मपुत्र की धारा को उत्तर की ओर मोड़ना चाहता है, यानी कि अपने क्षेत्र की ओर मोड़ना चाहता है, जिस पर भारत को आपत्ति है। यानी कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना चाहता है, और जो इसका जल बहाव भारत की ओर है उसको रोकना चाहता है, और ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को अपनी ओर ले जाना चाहता है। चीन अपने क्षेत्र में ले जाना चाहता है, तो भारत इस पर आपत्ति दर्ज करता है कि ये प्रकृति है और प्रकृति की चीजों के साथ में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये निकलने वाली नदी स्वतंत्र है, भाई ये कोई पानी थोड़ी डाल रहा है, तो ग्लेशियर से निकल रही है, और रास्ता खुद ने बनाया इसने। चीन में भी बह रही है तो भारत में भी बह रही है, बंगाल की खाड़ी में आ रही है, वो अपनी तरफ ले जाना चाहता है इसको। नेशनल रिवर ग्रिड, भारत में लगभग 165 जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इतने ही जिले सूखे रेखांकित किए गए हैं या आशांकित किए गए हैं। कुल नदी का जल 80% समुद्र में मिलकर बेकार हो जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु क्या चलाया गया है? नदी जोड़ो परियोजना प्रस्तावित की गई है 1960 ईस्वी में, यानी कि 1960 में सबसे पहले KL राव ने यह प्रस्ताव रखा था। 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक PIL दाखिल की गई सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया। इस परियोजना के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है, यानी कि नदी जोड़ो परियोजना किसको किससे? भाई जो नदियों का पानी सागर में जाता है तो कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है। अगर इसको कृषि में काम लिया जाए तो पैदावार भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। और आपको पता है कि जो कृषि है पूरी सिंचाई पर निर्भर करती है, पशु संपदा जो है वो भी आपका पूरा कृषि पर निर्भर करता है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान देश है भारत, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कृषि कार्य में संलग्न हैं। तो अब धीरे धीरे पानी की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उन समस्याओं से निजात पाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मेरे मित्रों यही है कि नदी जोड़ो योजना। अब किस प्रकार से? जैसे कुल 30 नदियों को आपस में जोड़ा जाना है, जिसमें से 16 प्रायद्वीप की नदियां हैं और 14 हिमालय की नदियां हैं। तत्पश्चात इन्हें 2 स्थानों पर एक दूसरे से जोड़ दिया जाना है। इस प्रक्रिया में नहरों द्वारा जल स्थानांतरित किया जाएगा, बीच बीच में बांधों का निर्माण करके जल संग्रह किया जाएगा। 2002 में इस योजना का परिव्यय यानी कि 560 करोड़ रुपए था, जो इस वर्ष के केंद्रीय बजट में बराबर था। कुल 10 करोड़ कुशल और अकुशल लोगों को रोजगार मिलेगा इससे, और भारत में इतने ही बेरोजगार लोग हैं। 90% खेतों तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिससे खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 45 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। तो हर चीज में भाई बेरोजगारी भी खत्म होगी। आज बेरोजगारी आप देख रहे हैं त्राही त्राही हो रही है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये चीजें हो जाए, नदियां जुड़ जाएं, तो लोग कृषि कार्य से भी बहुत पैदा कर सकते हैं। आप देखो विदेशों में MBA करने वाले अच्छी डिग्री लेकर भी आपके यहाँ पे पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं, डेयरी का पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कृषि कर रहे हैं।
ठीक है ना। अभी पुष्कर मेला जो राजस्थान में चल रहा है, वहां पे देखो 11-11 करोड़ रुपए के पशु बिक रहे हैं, 5-5 करोड़ के पशु बिक रहे हैं। तो उनमें कुछ न कुछ तो है, जब तो इतनी बोली लगती है, उनके पैसे इतने लगते हैं। खरीदने वाला अंधा नहीं होता है जो ऐसे ही खरीद लेगा कि हाँ भाई साहब कोई बात नहीं, मैं तो पैसे लेके आया हूँ, लुटा के जाऊंगा। तो वहां पे हर प्रकार के पशु आते हैं, और आज भी भारत में कई जगह ऐसी है जहाँ पे खेती जो है वो पशुओं के द्वारा ही होती है। ऊँटों के द्वारा खेती होती है, जुताई करते हैं ऊँट से, बैलों के द्वारा जुताई होती है। ठीक है, अच्छी नस्ल के बैल प्राप्त करने के लिए, अच्छी नस्ल के भैंस प्राप्त करने के लिए जो यहाँ पे महंगे सांड बिकते हैं, तो वो इसीलिए बिकते हैं, उनका सीमन ही बहुत महंगा होता है। तो खाद्यान्न में भी वृद्धि होगी सिंचाई से, पशुपालन में बढ़ोतरी होगी, और जो रोजगार है वो भी मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये पूरी की पूरी है ना, ये आपका ये कौन सी नदी को किस में जोड़ा जाएगा, ये पूरा लिखा हुआ है कि राजस्थान में कौन सी नदी है, हर जगह की आपको लिखी हुई है, हरियाणा में कौन सी नदी है। तो ये नदी जोड़ो परियोजना है, ये मानचित्र आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा, और प्रोजेक्ट में मैं आपको इसको पूरा क्लियर कर दूंगा कि कौन सी नदी को किसके साथ जोड़ना प्रस्तावित है। 2050 तक भारत को 33 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। 2050 में इतनी जनसंख्या हो जाएगी अब, तो भारत को 33 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अधिशेष अनाज का निर्यात किया जा सकता है। नहरों के किनारे सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे कुल सड़क मार्ग 65 लाख किलोमीटर हो जाएंगे। वर्षा जल के संग्रहण से भूजल का स्तर बढ़ेगा, जिससे जलापूर्ति की समस्या का समाधान होगा। इस परियोजना से सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, ईंट उद्योग के साथ साथ बांधों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। विद्युत उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, साथ ही बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान अस्थायी रूप से किया जा सकता है। तो बहुत सारे फायदे हैं अगर ये फिजूल खर्ची रोक दें, फिजूल का पैसा न बहाएं, और जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है वहां तक नदियों का पानी पहुंचाया जाए, और नदियों से नहरें निकाल कर खेतों तक पानी पहुंचाया जाए। आज पंजाब में देखो, राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो पहले मरुस्थल हुआ करता था, आज इंदिरा गांधी नहर से वो फसल या कृषि उत्पादन में अग्रण्य क्षेत्र में उभर कर सामने आ रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़, इस क्षेत्र में खूब पैदावार होती है। पहले यहाँ पे पानी की किल्लत थी, पानी की समस्या थी, आज इंदिरा गांधी नहर ने इसकी काया बदल दी है मरुस्थल की। तो अगर इस तरीके से प्लानिंग के साथ में कार्य किया जाए तो मेरे दोस्तों बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? नदियों का स्वाभाविक प्रवाह बाधित हो सकता है, बांधों के निर्माण से विस्थापन बढ़ेगा, महामारियों का खतरा उत्पन्न होगा, वृक्षों की कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो सकता है, और नदियों के जल का भराव इस परियोजना में की राह में बड़ा रोड़ा बन सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इसके सकारात्मक प्रभाव है तो कुछ नकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक प्रभाव इतने खतरनाक नहीं है, ठीक है ना, बस काम तो ये तो करना ही पड़ेगा जो है जो। तो ये कुछ नदियों के जल से संबंधित विवाद थे। सुझाव क्या है? जो मनरेगा है, मनरेगा को एनआरजी से संबंध किया जा सकता है, और सरचार्ज और केस द्वारा धन इकट्ठा करके स्पेशल जो आपके पर्पज वाले व्हीकल हैं उनका निर्माण किया जा सकता है। दीर्घकालीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जा सकता है, बॉन्ड किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। आधारभूत जो स्ट्रक्चर होता है, आधारभूत जो ढांचा होता है उसको क्या किया जा सकता है, उसको भी अपन बढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे बहुउद्देश्य परियोजना, भारत की बहुउद्देश्य परियोजना। तो बहुउद्देश्य परियोजनाओं की अपन बात करें मेरे मित्रों, बहुउद्देश्य परियोजना का तात्पर्य होता है ऐसी योजना जिसके अनेक उद्देश्य हों। जैसे क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं उसके? पेयजल हो सकता है, पेयजल हो सकता है, सिंचाई हो सकती है, सिंचाई हो सकती है, और बिजली उत्पादन हो सकता है, विद्युत उत्पादन हो सकता है, विद्युत उत्पादन हो सकता है, विद्युत उत्पादन हो सकता है, और इसके अलावा मत्स्य व्यवसाय हो सकता है, मत्स्य व्यवसाय हो सकता है। ये सारे उद्देश्य हैं, पेयजल है, सिंचाई है,
विद्युत उत्पादन है, मत्स्य व्यवसाय है। ये सारे इसके ये बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिसके एक से अधिक उद्देश्य हों। अब देखो क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इसमें कौन कौन सी बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं, उनकी बात करेंगे। ऐसी परियोजना जिससे एक साथ कई उद्देश्य पूरे किए जाएं, बहुउद्देश्य परियोजना कहलाती है। जैसे सिंचाई है, बाढ़ का नियंत्रण है, पेयजल की आपूर्ति है, मत्स्य पालन है, पर्यटन है और जल विद्युत है, इनका उत्पादन, तो उसे बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना 1897 में दार्जिलिंग में बनाई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको याद रखना है। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में बनाई गई थी, आपको ध्यान रखना है। और 1901 में कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्र परियोजना की स्थापना की गई थी। अमेरिका की टेनेसी वैली और सोवियत संघ यूक्रेन की परियोजना विश्व प्रसिद्ध बहुउद्देशीय परियोजना के उदाहरण है। ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं इसमें, ये फैक्चुअल चीजें आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी और कहाँ बनाई गई थी, और कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्र परियोजना की स्थापना कब हुई थी, टेनेसी वैली कहाँ पे है, ये चीजें आपको याद रखना है। वर्तमान समय में विश्व में 40,000 बड़े बांध तथा भारत में 5,000 बड़े बांध हैं। बड़े बांधों की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होती है। सर्वाधिक 2,000 बड़े बांध चीन में हैं। यूएसए दूसरे नंबर पर है, यूएसएसआर तीसरे नंबर पर है, जापान चौथे नंबर पर है और भारत 5वें स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सर्वाधिक 2,000 बड़े बांध चीन में है, पहले नंबर पर, यूएसए दूसरे स्थान पर है, यूएसआर तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर जापान है, भारत कौन से नंबर पर आता है, हमारे 5वें नंबर पर आता है। चीन का 3 गॉर्ज डैम विश्व का सबसे बड़ा बांध है, याद रखना है। 3 गॉर्ज डैम विश्व का सबसे बड़ा बांध है, ये आपको याद रखना है। जबकि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर नाथपा झांकरी हिमाचल प्रदेश में है, यह आपको याद रखना है। नर्मदा घाटी परियोजना में 3,000 से अधिक बांध जुड़े हुए हैं नर्मदा घाटी परियोजना से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब देखो कौन सी कहां पे है। अगर आपने चार्ट ढंग से कर लिया तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नदी घाटी परियोजनाओं की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो दामोदर घाटी परियोजना ये झारखंड और पश्चिमी बंगाल में स्थित है और विशेष आजादी के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर बनी हुई है। हीराकुंडा परियोजना उड़ीसा में महानदी पर है, या इनका मेन स्ट्रीम पर यह विश्व का सबसे बड़ा लंबा बांध है। कोसी नदी घाटी परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है जो कोसी नदी पर है, 1954 में प्रारंभ की गई थी। बिहार इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध इसी नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और ये माही नदी पर है और इसी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट नर्मदा घाटी परियोजना, इस परियोजना से 3,000 छोटे 135 मध्यम और 30 बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया गया है, जिसके कारण हरसूद कस्बा जलमग्न हो गया है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा और नांगल इसके दो प्रसिद्ध बांध हैं। भाखड़ा अपने समय में भारत का सबसे ऊंचा बांध था, ध्यान रखना है। इसका जलाशय गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो कृत्रिम झील के नाम से प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर। रिहंद परियोजना ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार इस परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। सोन की सहायक नदी रिहंद पर ये सोनभद्र में पीपरी नामक स्थान पर निर्मित है। इसका जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली हावड़ा रूट को विद्युत आपूर्ति इसी से होती है। नाथपा झांकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। यह अपने समय में एशिया की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना थी। टिहरी परियोजना ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर निर्मित है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली इससे लाभान्वित राज्य है। रूस के सहयोग से बनाया गया बांध की ऊंचाई 260.3 मीटर है।
और भारत का ये सबसे संवेदनशील बांध है जो भारत और यूरोपियन प्लेट के मिलन बिंदु पर स्थित है, ध्यान रखना है। तुंगभद्रा परियोजना ये आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। कर्नाटक में नदी पर शरावती परियोजना ये कर्नाटक में शरावती नदी पर है। और तुंगभद्रा परियोजना की बात करें तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ये संयुक्त परियोजना तुंगभद्रा पर दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। शरावती परियोजना कर्नाटक में ये शरावती नदी पर है, भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। व्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। अलबट्टी बांध इसी परियोजना से संबंध है जिसे लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विवाद है। और परमकुलम अलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु की है। दोनों राज्यों में 8 छोटी नदियों को इस परियोजना से जोड़ा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब में व्यास सतलज के संगम पर हरी के बराज का निर्माण किया गया जिससे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। 1853 में गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसका उद्घाटन। राजस्थान की जीवन रेखा कही जाती है। शाखा सहित 10,000 किलोमीटर लंबी है, जर्मनी के सहयोग से निर्मित है, ध्यान रखना है। शारदा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में इसका विस्तार है। शारदा बैराज से यह परियोजना शुरू की गई है। यह भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। फरक्का बैराज मुर्शिदाबाद में गंगा नदी पर निर्मित है। कोलकाता बंदरगाह की जलापूर्ति के निर्माण के लिए इसको बनाया गया है, फरक्का परियोजना को। भाई ये सारी फैक्चुअल चीजें आपको ध्यान रखना है। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है। इसकी देखरेख रामगंगा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा की जाती है। यह सिंचाई, चकबंदी, भूमि सुधार और ऋण वितरण का कार्य भी करती है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है ये। अन्य परियोजनाओं की अपन बात करेंगे तो जैसे देखो, इडुक्की परियोजना केरल में कनाडा के सहयोग से पेरियार नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है। थीन बांध परियोजना पंजाब में रावी नदी पर है। और वीकेआई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। काकरा बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर है। कोल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। दुलस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर फ्रांस की मदद से चिनाब नदी पर है। पोचमपात परियोजना आंध्र प्रदेश की है, गोदावरी नदी पर है। और दुर्गापुर बैराज झारखंड पश्चिमी बंगाल दामोदर नदी पर है। तो ये कुछ परियोजनाएं हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। म्यूराक्षी परियोजना या मुरली परियोजना पश्चिमी बंगाल में मुरली नदी पर है। कांगसावती परियोजना पश्चिमी बंगाल कांगसावती नदी पर है। घाट प्रभा कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर है। मालप्रभा कर्नाटक मालप्रभा नदी पर है। स्वर्ण रेखा परियोजना उड़ीसा झारखंड स्वर्ण रेखा नदी पर है। बाण सागर परियोजना यूपी एमपी बिहार सोन नदी पर है। राजघाट परियोजना यूपी और एमपी बेतवा नदी पर है। तो ये परियोजना है जिनको आपको ध्यान रखना है। माता टीला परियोजना यूपी एमपी बेतवा नदी पर है। उर्मिल परियोजना यूपी एमपी उर्मिल नदी पर है। गंडक परियोजना नेपाल यूपी बिहार गंडक नदी पर है। तिस्ता परियोजना सिक्किम की तिस्ता नदी पर। और तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट पश्चिमी बंगाल का है। और कोयला कारो परियोजना झारखंड कोयला कारो नदी पर है। भारत ने भूटान में निम्न परियोजना प्रारंभ की है। भारत ने भूटान में चूखा है, ताला है, कुर्ची है और पुनसांगछू है, ये नाम याद रखना है। भारत ने भूटान में जो परियोजना भारत ने अपने पैसों से भूटान को सहयोग देते हुए ये परियोजना चूखा परियोजना है, ताला परियोजना है, कुर्ची परियोजना है, पुनसांगछू परियोजना है, ये नाम आपको याद रखने हैं। तो ये कुछ आपके जल विवाद और मेरे परम मित्रों ये नदियां थी जिनके बारे में अपन ने चर्चा करी है। ठीक है, तो 5 दिसंबर से अनअकैडमी पे नया बैच मेरा शुरू हो रहा है, पेपर फर्स्ट को लेकर, पेपर सेकंड को लेकर। तो ये रेफरल कोड आप लगा सकते हैं राजेंद्र 10 और जुड़ सकते हैं मेरे से। कैपिटल अक्षर में ये कोड यूज करना है मेरे परम मित्रों, जिससे आपका मामला सेट हो। थैंक यू। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, क्लास को शेयर जरूर करना। ठीक है, बाकी की बात अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।